नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीसैट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशंस के साथ साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा ताकि जिनको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का समय नहीं मिला वो भी इन वीडियोस से फायदा ले सकें। शुरू करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। मैं प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पैशन से एक एजुकेटर। मैं कुछ 5 साल से वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इंजीनियर्स को कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता आ रहा हूँ। मैंने खुद काफ़ी सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं और कुछ 2 साल तक मैंने रक्षा मंत्रालय के साथ भी काम किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन। इस टॉपिक में से पिछले साल लगभग 5 से 6 सवाल आए थे। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते टाइम हम कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान देंगे ताकि आपको इससे मिलते जुलते सवाल भी अगर फेस करने पड़ जाएं आपके एग्जाम में तो आप उनको आसानी से निकाल पाओ। तो हमारा पहला सवाल है, out of 120 applications for a post, 70 are male and 80 have a driver's license. What is the ratio between the minimum to maximum number of males having driver's license? हमारे पास 120 एप्लीकेशंस हैं टोटल और उन 120 में से 70 जो हैं वो मेल हैं, तो 50 क्या होंगी वो फीमेल। हमारे पास एक और अलग तरह की कैटेगरी है जिसमें है ड्राइवर्स लाइसेंस होल्डर और वो जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है। अब इस कैटेगरी में भी मेल और फीमेल होंगे। लिख लेते हैं ऐसे। चलिए, हमें करना क्या है, हमें रेशियो पता करनी है मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है। सबसे पहले मिनिमम पे ध्यान देते हैं। मिनिमम कैसे करेंगे? हम नंबर ऑफ मेल्स को मिनिमाइज तब कर सकते हैं अगर हम इस कैटेगरी में नंबर ऑफ फीमेल्स को मैक्सिमाइज कर दें। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स इस कैटेगरी में कितनी हो सकती हैं? सारी की सारी, मतलब 50। तो बचे कितने? 80 में से अगर 50 फीमेल हैं जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है तो 30 ऑब्वियसली मेल होंगे, तो ये मिनिमम हमने पता कर लिया। अब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स कितने हो सकते हैं जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है? उसी तरह सारे के सारे मेल्स अगर ड्राइवर्स लाइसेंस कैरी करेंगे तभी वो मैक्सिमाइज हो पाएंगे वो नंबर। तो यहाँ पे फीमेल जो होंगी 10। क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि हमें रेशो देखनी है इस मिनिमम टू मैक्सिमम की। 30:70 मतलब 3:7, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आसान सा सवाल था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। P's salary is 20% lower than Q's salary, which is 20% lower than R's salary. अब इस एक लाइन में दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट P और Q की सैलरी को कंपेयर कर रही है, दूसरी स्टेटमेंट Q और R की सैलरी को कंपेयर कर रही है। अब क्वेश्चन ये है, बाय हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी? आर की सैलरी पी की सैलरी से कितने ज्यादा है, पर हमें बताना है परसेंट में। तो परसेंट में बताने का सिंपल सा तरीका, पहले डिफरेंस लिख लो, डिवाइड बाय जिसके कंपैरिजन में हमें परसेंटेज पता करनी है, यहाँ पे वो है पी इंटू 100। अब पी या आर में से नीचे डिनोमिनेटर में पी या आर में से कौन आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वाला कीवर्ड डिसाइड करेगा देन। ठीक है। परसेंटेज हमेशा किसी के कंपैरिजन में होती है। जैसे आपसे मैं कहूं कि आपके 40 नंबर आए हैं 50 में से, और आपके 40 नंबर आए या आपके 40 नंबर आए हैं 100 में से। अगर आपके 40 नंबर 50 में से आए हैं तो वो 80% बनेंगे, पर अगर आपके 40 नंबर 100 में से आए हैं तो आपके 40% बनेंगे। तो कंपैरिजन बदल गया। जैसे ही कंपैरिजन 50 से हुआ तो परसेंटेज बढ़ गई। ठीक है। वही चीज है यहाँ पे। डिनोमिनेटर में आपको ये ध्यान में रखना है, क्या रखना है हमेशा, जो देन के साथ वाला कीवर्ड है, देन के साथ वाला वेरिएबल है, या जैसे यहाँ पे पी, तो आर माइनस पी डिवाइड बाई पी इंटू 100। चलिए, अब पहली लाइन में जो स्टेटमेंट है पी और क्यू को कंपेयर कर रही है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे किसी एक की सैलरी को। अब पी या क्यू की सैलरी में से किसको अज्यूम करें? हम क्यू की सैलरी को अज्यूम करेंगे। वो भी आपको बताता हूँ क्यू की सैलरी को क्यू अज्यूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पी सैलरी 20% लोअर देन क्यू सैलरी। देन क्यू सैलरी मतलब कंपैरिजन यहाँ पे क्यू की सैलरी के साथ है। अगर मैं क्यू की सैलरी को अज्यूम करूंगा तो ये जो 20% है डायरेक्टली मैं क्यू की सैलरी पे कैलकुलेट करूंगा। अगर इसी स्टेटमेंट में पी की सैलरी को अज्यूम कर लेता, ये जो 20% है पी पे नहीं है, ये 20% क्यू पे है। ये आपको ध्यान में रखना है। सपोज हमेशा उस वेरिएबल को करो जो दैन के बाद है। चलिए, अब क्यू अगर 10 है तो पी कितना होगा? 20% लेस देन क्यू, मतलब 20% लेस देन 10। 20% 10 का कितना हुआ? 2। तो अगर मैं 2 कम कर दूं 10 में से तो आएगा 8। उसी तरह दूसरी स्टेटमेंट में क्यू सैलरी विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी, क्योंकि देन अब आर के साथ है तो हम आर को सपोज कर लेंगे 10। तो उस हिसाब से क्यू कितना आएगा? 20% लेस देन 10 मतलब 8। सिंपल है। चलिए, अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, क्यू यहाँ पे 10 है, क्यू यहाँ पे 8 है, पर ये नहीं हो सकता। एक जगह 10 है, एक जगह 8 है, ये नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि सेम पर्सन है, उसकी सैलरी भी सेम दिखनी चाहिए। तो उसको सेम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? पी की सैलरी कितनी आ जाएगी? इधर मल्टीप्लाई करने का मतलब दोनों के साथ। बैलेंस तभी होगा ना अगर मैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो परसेंटेज छिड़ेगी नहीं। अगर मैं एक से मल्टीप्लाई कर दूं कुछ और नंबर, दूसरे से कुछ और, तो परसेंटेज में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर हम दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज नहीं छिड़ेगी। ठीक है। तो पी हो जाएगा आपका 8 इंटू 8 64।
क्यू आपका हो जाएगा 80, चाहे यहाँ से देख लीजिए 10 × 8, चाहे 8 × 10 80, और आर आपका हो जाएगा 100। हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। अब ये ध्यान में रखना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एज्यूम्ड वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये एज्यूम्ड वैल्यू है, पर परसेंटेज निकालने के लिए हम एज्यूम्ड वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या है, आर माइनस पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100, तो ये आपका आ गया 100 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100। तो ये दिस इज 36 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100, तो ये कटेगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 16, इसको काटो फिर 4 पे 25, और ये 4, अब 9 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है आपका 2.25 इंटू ये वाला 25, तो ये आपका आ जाएगा 56.25%। फाइन। तो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ये डेसिमल है, दिस इज नॉट अ रेंज, ये डेसिमल बता रहा है, ठीक है। तो चलिए हमारे चलते हैं अगले सवाल पे। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। ठीक है, एक क्लास में 60% स्टूडेंट इंडिया से है। अगर मैं मान लूं कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 100 है, तो इंडियन स्टूडेंट्स कितने होंगे 60। अगर इंडियन 60 है तो फॉरेनर कितने होंगे 40। ठीक है। अब 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अब इन 100 में से गर्ल्स और बॉयज कितने हैं 50-50। अब नेशनैलिटी नहीं इनकी पता, पर हमें ये पता कि इस 100 में से 50 गर्ल्स हैं 50 बॉयज हैं। इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अब इन इंडियन स्टूडेंट्स में भी गर्ल्स जो हैं वो कितनी है 30%। अब 30% ऑफ 60 इज 18। अगर 18 गर्ल्स हैं 60 में से तो 42 बॉयज होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि इंडियन बॉयज कितने हैं 42। ठीक है। अगर इंडियन बॉयज 42 हैं तो फॉरेनर बॉयज कितने होंगे। टोटल बॉयज 50 हैं, इसमें से इंडियन जो हैं वो 42 हैं, तो फॉरेनर कितने होंगे 8, है ना। अब हमें पता क्या करना है, व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेनर स्टूडेंट्स आर बॉयज, व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेनर स्टूडेंट्स आर बॉयज। फॉरेनर बॉयज कितने हैं 8, कितने में से 40 में से, तो 8/40 गुना 100, ये आ जाएगा 5, और ये कट जाएगा 20 पे, तो 20%, 20% इज ऑप्शन नंबर डी। आसान सा सवाल था। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% men and 30% women are married. If the percentage of married adult population, what is the percentage, sorry, what is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man, and there are no widows and widowers। सिचुएशन ये है कि किसी सिटी में टोटल पुरुष वर्ग का 40% विवाहित है और टोटल स्त्री वर्ग का 30% विवाहित है। मतलब कि टोटल मेन का 40% इज मैरिड एंड टोटल वुमेन का 30% इज मैरिड। और उस सिटी में ना तो एक मैन एक से ज्यादा वुमेन के साथ मैरिड है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, और वहां पे विडो और विडोअर भी कोई नहीं है। अब इस सिचुएशन को अगर मैं सोच के देखूं, अब ये समझने वाली बात है, एक मर्द एक औरत के साथ ही विवाहित है, तो अगर 10 मर्द मैं बोलूं विवाहित है तो 10 ही औरतें विवाहित होनी चाहिए। तो यहां से मैं ये रिड्यूस कर सकता हूं कि ये जो 40% ऑफ टोटल मैन है, जो 40% ऑफ टोटल मैन है, ये बराबर होना चाहिए 30% ऑफ टोटल वुमेन के, है ना। जब विवाहित मर्दों और स्त्रियों की गिनती बराबर है तो ये स्टेटमेंट डिड्यूस कर सकते हैं, 40% ऑफ मैन इज इक्वल टू 30% ऑफ वुमेन। यहां से मैन और वुमेन की रेशियो क्या निकल के आएगी, दिस इज नथिंग बट 3/4, और 30-40 लिख लेते हैं इसको। ऐसे 30 और 40 परसेंटेज का साइन ऐसे डिवाइड बाय 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 30/30 40 लिख लेते हैं। 30-40 क्यों लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 40% और 30% इन वैल्यूज का कैलकुलेट करना थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे पास सिटी में 30 मैन है और 40 वुमेन है। अगर 30 मैन है, उस 30 मैन का 40% क्या है मैरिड, 30 का 40% क्या होगा 12, है ना। इसका 40% इज 12। उसी तरह 40 का 30%, मतलब इन 40 जो वुमेन को मैंने 40 सपोज कर लिया, इसका 30% मैरिड है तो वो भी 12 होगा। तो टोटल पॉपुलेशन जो मैरिड है वो कितनी हो गई 24। टोटल 24 लोग मैरिड हैं, कितने में से, टोटल कितने हैं मैन और वुमेन को मैं ऐड कर दूंगा, 30 + 40 70। अगर इसको परसेंटेज में दिखाना तो इंटू 100। तो ये रहा आपका आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो बस। दिस इज नथिंग बट 240/7, 240/7 इज नथिंग बट 342/7। ठीक है। 7 3 20, 7 3 21, then 30 the remaining, 7 4 28, 2/7 is, this is the answer, option number C। आसान सा सवाल था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स 70% ऑफ द पर्सन्स आर मेल एंड 30% ऑफ द पर्सन्स आर मैरिड। इफ 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फीमेल्स इज सिंगल। कुछ वैसा सा सवाल ही। हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल पर्सन है इस ग्रुप में वो 100 है। इसमें से अगर 70% मेल हैं तो मेल 70% ऑफ 100 इज नथिंग बट 70, और फीमेल कितनी होंगी 30। अब देखिए इन मेल में से भी आगे मैं बता रखा है कि 2/7 ऑफ मेल्स आर मैरिड। इसमें से भी अगर मैं मैरिड और सिंगल की एक कैटेगरी बना दूं तो 2/7 ऑफ 70 इज नथिंग बट 20, तो सिंगल मेल कितने होंगे 50। ठीक है।
अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखिए, 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड, 30% ऑफ पर्सन आर मैरिड, देन ऑब्वियसली जो 70% ऑफ पर्सन आर सिंगल, अगर 30% मैरिड हैं तो 70% सिंगल होंगे, तो सिंगल लोग कितने होंगे टोटल? सिंगल लोग यहाँ पे टोटल हैं 70। अब इस 70 में से मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं। इस 70 में से 50 तो जी सिंगल मेल ही हैं, ठीक है, मेल कैटेगरी 50 की, तो बाकी बचे हुए जो 20 फीमेल्स ही होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने अभी निकाला कि सिंगल मेल्स कितने हैं, 50। अगर सिंगल मेल्स 50 हैं, टोटल सिंगल हमारे पास पर्सन 70 हैं, तो 20 फीमेल्स ही होंगी जो सिंगल होंगी। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल, फीमेल है कितनी, 30, इसमें से कितनी सिंगल है, 20, तो ये रही आपकी फ्रैक्शन 2:3, मीन्स ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सवाल था, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज आपको याद रखनी है, कभी भी परसेंटेज चेंज या फिर एरर की बात आएगी ना, ऐसा क्वेश्चन में आप ये भी पूछ, ये इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट, ठीक है। तो सेम ही चीज है, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये हमेशा इस तरह से पता चलेगा, जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए थी, इनटू 100, इस तरह से पता करोगे आप। जो मिस्टेक की वजह से डिफरेंस आया, जो एरर की वजह से डिफरेंस आया, उसमें से उसको डिवाइड करोगे आप, एक्चुअल जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, इनटू कर दोगे आप 100, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेकनली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, किसी नंबर को हमने मिस्टेकनली डिवाइड कर दिया, पर करना क्या था, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मैं नंबर को एक्स सपोज कर सकता हूँ, वाई सपोज कर सकता हूँ, कुछ भी सपोज कर सकता हूँ, तो मैं नंबर को क्या कर लूंगा, सपोज 4, क्योंकि परसेंटेज में मेरे को उत्तर देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 400, 200, चाहे 250, 1000, 1 मिलियन, कुछ भी सपोज कर लो, मैं इस नंबर को 4 सपोज कर लेता हूँ। तो एक्चुअल में करना क्या था मुझे, 4 into 4, यही तो करना था ना, पर मैंने कर क्या दिया, मैंने कर दिया 4/4। तो एक्चुअल में होना चाहिए था 16, हो कितना गया, 1। तो ये डिफरेंस कितना आया, 16 - 1 डिवाइडेड बाय एक्चुअल, क्या है, एक्चुअल वैल्यू यही तो थी ना, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4 करना मेरे को ये था, डिवाइड बाय 16 इंटू 100। तो ये है आपकी परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो ये है, 15/16 इंटू 100। तो ये 4 पे काट दो, 4, 25, and 4 by 15 is nothing but 3.75 into 25, and this will come out to be 93.75%, and which is option number D। अब सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। Two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than the third number. By what percent is the number y less than the number z? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो सबसे सिंपल सा तरीका, किसी एक नंबर को सपोज कर लो। अब यहाँ पे भी देन के बाद z बता रखा है, मैंने आपको बताया था सपोज किसको करना है, जो देन के बाद वेरिएबल होगा। यहाँ पे देन के बाद कौन सा है, z, तो मैं क्या कर लूंगा, लेट कर लूंगा z को, लेट z इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। अगर z 100 है, जो x है उस z से कितना कम है, 20%, तो x कितना हो जाएगा, 80, और y जो है वो उस z से कितना परसेंट है, 28%, तो कितना हो जाएगा, 72। सिंपल है, 28% ऑफ 100 इज 28, 100 माइनस 28, 72। आसानी से हमने इन तीनों वैल्यूज को सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। पहले तो उसी लॉजिक के हिसाब से, कम है कितना, x माइनस वाई, जो y है वो कितना कम है, x माइनस वाई, क्योंकि हमें इसको परसेंटेज से दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है, तो डिनोमिनेटर में कोई ना कोई चीज होगी कंपेयर करने के लिए, और कंपेयर करने के लिए क्या होगा, हमारे पास होगा x। क्यों, क्योंकि देन के बाद x है, कंपैरिजन देन के बाद वाले वेरिएबल से होता है, डिवाइड बाय x इंटू 100, ये रहा हमारा आंसर। तो x माइनस वाई इज नथिंग बट 8 डिवाइडेड बाय x, मतलब 80 इंटू 100, तो 0 से कटी 0, 8 से कटा 8, मतलब 10%, ऑप्शन नंबर बी। आसान था सवाल, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। P is equals to 40% of A plus 65% of B and Q is equals to 50% of A plus 50% of B, where A is greater than B. In this context, which of the following statement is correct? अब statements हैं, P is greater than Q, P बड़ा है Q से, Q is greater than B, Q बड़ा है P से, P is equals to Q, and none of the above can be concluded with a certainty। मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, पहले इसका ऑप्शन नंबर डी है। ऐसा क्यों, देखिए हमारे पास यहाँ पे ए और बी की फॉर्म में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, पी एंड क्यू, ठीक है, ये दोनों ए और बी पे डिपेंडेंट है। पर ध्यान से देखिए, आपने हमें ये हमें इन्होंने ये बता दिया, ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, ए और बी से, ए जो है बी से बड़ा है, पर इसमें कोई सर्टेन रिलेशन नहीं है हमारे पास। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हम किसी ना किसी भी रिजल्ट पे नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, उसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ए और बी की कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं, ए को 100 सपोज कर लेते हैं, बी को लेट्स से 50 सपोज कर लेते हैं। एक दूसरा केस ले लेते हैं, ए को हम सपोज कर लेते हैं लेट्स से 200, बी को सपोज कर लेते हैं 100।
अब जब आप इसको चेक करोगे ना ए और बी की वैल्यू डाल के इस इन इक्वेशंस में, तो देखिए क्या कॉन्ट्राडिक्शन आती है। तो पी इस हिसाब से कितना आएगा, 40% ऑफ ए इज नथिंग बट 40 प्लस 65% ऑफ 50, 65% 50 इज नथिंग बट 37.5, तो ये आपके पास आ गया 77.5। क्यू उसी तरह क्यू निकाल लेंगे, क्यू इज 50% ऑफ ए, मतलब 50% ऑफ 100 इज 50 प्लस 50% ऑफ 50 इज 25, तो यहाँ पे आ गया 75। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बनता है हमारे पास, पी इज ग्रेटर देन क्यू। ठीक है, चलो अब इससे चेक कर लेते हैं। पी इस हिसाब से क्या आएगा आपका, 40% ऑफ ए इज नथिंग बट 80 प्लस 65% ऑफ 100 इज 65, ये आ गया आपका 145। क्यू कितना होगा उसी तरह, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 इजंट इट, 50% ऑफ 200 इज 100, 50% ऑफ 100 इज 50, 150। पर इस हिसाब से आपका क्या आया, पी इज लेस देन क्यू। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई, कुछ वैल्यू सपोज करी तो मैंने पी बड़ा, पी छोटा आया, अलग वैल्यू सपोज करी तो पी बड़ा आ गया। तो मतलब हम किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। पर ऐसे सवालों में आपने याद रखना, जब भी आपके पास कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं होगा, ए और बी का कोई सॉलिड रिलेशन नहीं होगा, आप किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। चलिए आगे चलते हैं। A pie chart gives the expenditure on 5 different items A, B, C, D, and E in a household. If B, C, D, and E corresponds to 90 degree, 50, 45, and 75 degree respectively, then what is the percentage of expenditure on item A? तो पाई चार्ट क्या होता है, एक कुछ नहीं, एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की। अब इस सर्कल में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, और वो जो सेक्टर हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। कि मान लीजिए जैसे इसी क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की है, ये मान लो ए, ये सेक्टर ए के एक्सपेंडिचर को बता रहा है, ये बी को, ये सी को, ये डी को और ये ई को। ठीक है, अब इस पाई चार्ट में देखने वाली चीज है, इसको परसेंटेज वाली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिग्री वाली फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल वाली फॉर्म में भी। ठीक है, परसेंटेज वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज 100% होगी, मैक्सिमम डिग्रीज में ये होगा 360 डिग्री, मैक्सिमम एंगल किसी भी सर्कल का क्या होता है, 360 डिग्री। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसको अगर मैं डिग्रीज वाली फॉर्म में दे दूं तो परसेंटेज वाली फॉर्म में बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अब इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास चार सेक्टर्स बी, सी, डी एंड ई के एंगल्स दे रखे हैं, 90, 50, 45, 75। दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 75 डिग्री। अब डिग्रीज में मेरे को पता है कि टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। अब इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये निकल के आएगा 260 डिग्री। तो 360 में से 260 जो है इन चार बी, सी, डी, ई के पास है, तो ए के पास कितना होगा, ए के पास होगा 100 डिग्री, दैट इज 360 माइनस 260 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो डिग्रीज में तो मेरे को आसानी से पता चल गया है ना कि 100 डिग्री है। चले, अब मेरे को पता है कि 360 डिग्री जो होता है वो 100% होता है। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 डिग्री जो होगा वो 100 डिवाइडेड बाई 360 होगा। और यहाँ से क्योंकि मेरे को 100 डिग्री के बारे में पता करना है, तो 100 डिग्री क्या होगा, दोनों साइड अगर 100 में मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 डिवाइड बाई 360 इंटू 100। सिंपल है, यूनिटरी मेथड से मैंने पता कर लिया, क्योंकि परसेंटेज में पूछा हुआ था तो परसेंटेज में निकालना है, डिग्रीज में पूछा होता तो 100 डिग्री आसानी से आंसर होता। कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है आपको। ये कट गया आपका, ये 4 पे जाएगा 9, ये 25, 25 गुना 10 250 डिवाइडेड बाय 9, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 250/9। आसान था, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 10. A pie diagram shows the percentage distribution of proteins, water, and other dry elements in a human body. Given that proteins corresponds to 16% and water corresponds to 70%, if both proteins and other dry elements corresponds to p%, then what is the center angle of the sector representing p on the pie diagram? Simple सा क्वेश्चन है, पाई चार्ट वाला है, सेम कॉन्सेप्ट है। प्रोटीन, वाटर और ड्राई एलिमेंट्स तीन हमारे पास तीन तरह की कैटेगरी हैं। प्रोटीन को हमने बोल दिया दिस इज 16%, वाटर को बोल दिया जी ये दिस इज 70%, और ड्राई एलिमेंट्स को हमने बोल दिया क्या, बचा हुआ, मतलब 16 और 70 86, 86, 100 में से 86 प्रोटीन और वाटर है, तो बचा हुआ जो 14% है वो होगा ड्राई एलिमेंट। सिंपल। अब ये स्टेटमेंट बोल रही है बोथ प्रोटीन्स एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू p%। p%, इस p की वैल्यू कितनी है, 16 + 14, प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं 30 बनता है, तो ये होगा 30%। सिंपल है। अब इस 30% को हमें एंगल में दिखाना है, एंगल में कितना होगा। ठीक है, एंगल में दिखाना है, एंगल में कितना होगा, सिंपल सा लॉजिक है। ये रहा आपका पाई डायग्राम, इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, वाटर है 70%, प्रोटीन है 16% और ड्राई एलिमेंट है 14%। इसको पाई डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, पर इनको एंगल्स में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो हमें बस ये वाला एंगल बताना है, इनका जो दोनों का मिला के एंगल है। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, हमें पता है कि 100% इज 360 डिग्री, परसेंटेज में मैक्सिमम 100% होता है, डिग्रीज में 360 डिग्री, तो 1% कितना होगा, 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 100। उसी तरह 30% कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा।
0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 36 into 3 is nothing but 108 और 108 कॉस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 11, a student has to get 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks. ठीक है जी। अब जो पासिंग परसेंटेज है वो है 40%। ठीक है, परसेंट में पासिंग परसेंटेज 40%। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्क्स में कितने हैं पासिंग मार्क्स, 30 नंबर किसी के आए, वो 30 से फेल हो गया, तो टोटल मार्क्स कितने चाहिए थे उसको? 60 पास होने के लिए, तो 60। तो परसेंटेज में 40% और एक्चुअल मार्क्स में 60 मार्क्स, तो 40% सीधी सी बात है कि 60 मार्क्स के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 100%। तो अगर 40% 60 है, 1% कितना होगा? 60/40। मैक्सिमम मार्क्स जो कि 100% होंगे वो निकाल सकते हैं, कितना होगा? 60/40 into 100। सिंपल लॉजिक, किया जाएगा 15, 15 गुना 10, नथिंग बट 150। 150 इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान सा सवाल था। चल, क्वेश्चन नंबर 12, द increase in the price of a certain item was 25%, then the price was decreased by 20%, and then again increased by 10%। देखिए यहाँ पे 3 सक्सेसिव परसेंटेजेस अप्लाई हो रही हैं। अब ये मत करना आप यहाँ पे 25 बड़ा है, 25, 20 कम हुआ है, -20, 10 फिर से बड़ा है, +10, और मैं 25 -20 +10 करके 15% नेट इफेक्ट करके इसको खत्म कर दूं, ऐसा नहीं। पहले एक बार अगर 25% बढ़ गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 था, कोई प्राइस 100 था, 100 से 125 हुआ, फिर जब डिक्रीज हुआ वो 125 को के हिसाब से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उस तरह से सक्सेसिवली लगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, प्राइस को सपोज कर लो, प्राइस को मान लो सपोज कर लिया मैंने 100। तो ये जो इंक्रीमेंट्स हैं, ये इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स का जो सिलसिला है, इनको अप्लाई करने के बाद देखूंगा फाइनल प्राइस क्या है, फिर मैं कंपेयर कर लूंगा कि परसेंटेज कितनी बढ़ी या कम हुई है। सिंपल है। देखिए 100 था प्राइस, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। अगले स्टेप में 20% कम हो गया, 125 का 20% कितना होगा? 25। कम हो गया तो मतलब 125 माइनस 25 तो आ गया 100। अब ये फिर 10% बढ़ गया। ठीक है, 100 का 10% कुछ नहीं, 10 होता है, तो 110। मतलब प्राइस पहले 100 था, बढ़कर कितना हो गया? 110। कितनी इंक्रीमेंट हुई? +10%। और कौन सी ऑप्शन 10% बता रही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। If the price of an article is decreased by 20% and then the new price is increased by 25%, कुछ ऐसा ही सवाल है, वैसा सा सवाल है, बट इसमें दो ही सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स हैं। तो वही करेंगे हम। क्या करेंगे? पहले प्राइस को सपोज कर लेंगे 100, 100 से वो डिक्रीज हुआ 20%, तो मतलब 100 से 80 रह गया होगा। फिर इस 80 से वो 25% बढ़ के कितना होगा? फिर से 100। ठीक है, 25% ऑफ 80 इज नथिंग बट 20, तो 80 + 20 इज 100। तो 100 था और 100 रह गया, कुछ चेंज नहीं आया परसेंटेज में, नेट चेंजेस 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P, Q and R फॉर 3330। इफ P कॉस्ट 25% मोर देन R एंड R कॉस्ट 20% मोर देन Q, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ P। देखिए कुछ वैसा सा सवाल है जो हमने किया था सैलरीज वाला, बट इसमें हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज है, एक्चुअल मॉनिटरी वैल्यू है। ठीक है, जैसे उसमें ही एक लाइन में दो स्टेटमेंट्स थी, उसमें भी इसमें भी वही चीज है। इस एक लाइन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट P और R को कंपेयर कर रही है, दूसरी स्टेटमेंट R और Q को कंपेयर कर रही है। तो उसी तरह हम लेट करके करेंगे, सपोज अज्यूम करके करेंगे। अज्यूम किसको करना है हमें? यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में आर को, क्योंकि देन आर के साथ है। आर को अगर मैं 10 सपोज कर लेता हूँ तो पी कितना आएगा? 12.5, है ना? 25% ऑफ 10 इज 2.5। उसी तरह दूसरी स्टेटमेंट के हिसाब से सपोज करना है, लेट करना है, तो मैं किसको करूंगा? क्यू को। क्यों? क्योंकि देन क्यू के साथ है, तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा 12। वही लॉजिक, आर यहाँ पे 10 है, आर यहाँ पे 12 है, 10 एंड 12 अलग अलग वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे को इनको इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों वैल्यूज को 6 से, इन दोनों वैल्यूज को कर दूंगा 5 से। 10 इंटू 6 60, 12 इंटू 5 60। ठीक है, आर सेम हो जाएगा। तो लिखते हैं पी कितना होगा आपके पास? 75, 12.5 इंटू 6 इज नथिंग बट 75। क्यू आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 5 50, और आर आपके पास हो जाएगा 60। ठीक है, दोनों जगह देख लीजिए आप, 10 इंटू 6, 12 इंटू 5 60 ही बन रहा है। ठीक है, पी क्यू और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 75, 50 एंड 60। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास एक्चुअल नहीं है, सपोज्ड वैल्यूज हैं, हमने सपोज किया है ना, हमने अज्यूम करी है वैल्यू, ये अज्यूम्ड वैल्यूज हैं। पर इन अज्यूम्ड वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू है, पी क्यू आर का सम। ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स फॉर 3330। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, मेरी जो अज्यूम्ड वैल्यूज है 75, 50 और 60, इनका अगर मैं सम करता हूँ, दिस इज 185। ये 185 इक्वलेंट होना चाहिए, इक्वल नहीं बोलूंगा मैं, इक्वलेंट होना चाहिए। ठीक है, इक्वलेंट होना चाहिए 3330 के, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ पी
तो मेरे को P मतलब 75 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। हमारे टोटल 185 यूनिट्स 3330 के बराबर है। एक यूनिट किसके बराबर होगा? 3330 डिवाइड बाय 185। क्योंकि मुझे 75 यूनिट्स की वैल्यू पता करनी है, तो दोनों जगह 75 मल्टीप्लाई कर दो। ये यूनिटरी मेथड है, सिंपल है, आपको आना चाहिए। तो बस हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको 5 पे रिड्यूस कर लो। 5 इंटू 15 75, देन ये आ जाएगा 37। ये कट जाएगा आपका 9 पे एंड 0, सो 90 इंटू 15 इज नथिंग बट 1350। तो ये कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया होगा, इजी सवाल है। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज अ मिल्क सैंपल विद 50% वाटर इन इट। If one third of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to। देखिए, ये मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है। अगर हम दो मिक्सचर्स को ऐड करते हैं, मान लीजिए एक मिक्सचर में दो तरह के लिक्विड हैं, ए एंड बी, और दूसरा कोई मिक्सचर है उसमें भी ए एंड बी है, पर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। जब हम दो मिक्सचर्स को ऐड करेंगे तो ए में ए मिलेगा, बी में बी मिलेगा। मतलब कि एक अगर मिक्सचर है मिल्क वाटर का, उसको ऐड हम कर रहे हैं दूसरे मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर के। अब दोनों मिक्सचर को जब मैं ऐड करूंगा तो मिल्क में आपको मिल्क ऐड करना है, वाटर में आपको वाटर ऐड करना है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चाहे कुछ भी हो। अब कॉन्सेंट्रेशन जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूँ 70% कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क वाटर मिक्सचर, तो इसमें मिल्क जो है 70% है, वाटर 30% है। इस तरह से आप इसको कॉम्प्रीहेंड करोगे स्टेटमेंट को, ठीक है। देयर इज अ मिल्क सैंपल विद 50% वाटर इन इट, ठीक है जी। if one third of the milk is added to the equal amount of pure milk, ठीक है, इक्वल अमाउंट, दोनों जो मिक्सचर है, जो मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है और जो प्योर मिल्क है, हमने इक्वल अमाउंट में ऐड कर दिए। हमें ये पता करना है कि पानी की परसेंटेज कितनी हो जाएगी न्यू मिक्सचर, जो ऐड करने के बाद जो न्यू मिक्सचर मिला हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा मेरे पास 6 लीटर दूध था। 6 लीटर मैंने क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे वन थर्ड है, वन थर्ड ऑफ 6 करना ईजी लगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे 6 लीटर मान लिया। तो हमारे पास पहले 6 लीटर का दूध पानी का मिक्सचर था। अब जिसमें 50% पानी है तो 50% मिल्क होगा, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मिल्क और वाटर जो है वो 3 लीटर और 3 लीटर होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस मिक्सचर का वन थर्ड निकाला। वन थर्ड ऑफ 6 इज नथिंग बट 2। तो इस मिक्सचर का जो 2 लीटर है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, कभी किसी मिक्सचर का आप कुछ पार्ट निकालते हो तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज थोड़ी हो जाएगी। अगर आपके पास एक ड्रम है, एक एक ड्रम है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से 70% है, उस ड्रम में से अगर आप एक गिलास निकाल लोगे, उस एक गिलास में भी कॉन्सेंट्रेशन 70% ही होगी। तो यहाँ पे भी इस 2 लीटर में भी जो मिल्क एंड वाटर है वो 50-50% की प्रपोर्शन में ही होगा। तो मिल्क यहाँ पे 1 लीटर होगा, 50% मत आधा, वाटर भी यहाँ पे 1 लीटर होगा। अब इसको हमने ऐड कर दिया, इस मिक्सचर को हमने ऐड कर दिया 2 लीटर प्योर मिल्क में। अगर प्योर मिल्क की बात कर रहा हूँ तो मिल्क सारा का सारा 2 लीटर हो जाएगा और वाटर यहाँ पे होगा 0। जैसे मैंने आपको बताया कि दो मिक्स को जब मैं ऐड करता हूँ तो मिल्क में मिल्क ऐड हो जाएगा, वाटर में वाटर ऐड हो जाएगा। इनको ऐड करने के बाद जो मिल्क बनेगा 1 लीटर प्लस 2 लीटर 3 लीटर हो जाएगा। जो वाटर बनेगा 1 लीटर प्लस 0 मतलब 1 लीटर ही रह जाएगा। तो टोटल जो मेरा मिक्सचर है वो कितने का बन गया? वो बन गया 4 लीटर का। इसमें पानी कितना है? 1 लीटर। तो पानी की परसेंटेज क्या हुई? 1/4 इंटू 100 मतलब 25। इजी था। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ए गार्डनर इंक्रीज द एरिया of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%। अब किसी रेक्टेंगल की बात हो रही है, लेंथ को बढ़ा दिया हमने, ठीक है, और विड्थ को कम कर दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के ढेरों सारे तरीके हैं। फ्रैक्शन है, फॉर्मूला है डायरेक्ट एक, वैल्यू अज्यूम करके भी कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल मेथड है वैल्यू अज्यूम कर लो। जैसे मान लो कि लेंथ में मान लेता हूँ ओरिजिनल लेंथ इज 10, ओरिजिनल विड्थ को भी मान लेता हूँ मैं 10। अब ये मत बोलना कि ये लेंथ और विड्थ इक्वल अज्यूम कर ली तो स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल नहीं रहेगा। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एल ओरिजिनल लेंथ है 10, इसको क्या किया हमने? इंक्रीज कर दिया 40% से। तो न्यू लेंथ मान लो एल डैश, वो कितनी हो जाएगी? 14। विड्थ को हमने डिक्रीज किया 20% से, तो न्यू विड्थ कितनी हो जाएगी? 8। अब यहाँ पे एरिया जो है, जो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, 10 इंटू 10 100, ओरिजिनल एरिया इज 100। नया एरिया कितना हो जाएगा? ए डैश 14 इंटू 8, इट्स नथिंग बट 112, ठीक है। तो ये प्रक्रिया लेंथ को बढ़ाने से और विड्थ को डिक्रीज करने पे एरिया तो चेंज हो गया। अब एरिया परसेंटेज में कितना चेंज हुआ? 100 था 112 हो गया। कितना बढ़ गया? 12%। देख लो कौन सी ऑप्शन बता रही है इंक्रीज बाय 12%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई contested an election, 80% of the voters cast their vote and there were no valid votes, there was no nota। option, x got 56% of the votes cast and won by 1440 votes। If, what is the total number of voters in the voter list? तो हम ये कर सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल वोटर्स थे वोटर लिस्ट में वो थे 100।
इन 100 में से 80% लोग वोट करने गए, तो मतलब 80 लोग वोट करने गए, 20 लोगों ने वोट करी नहीं। ये वोटर्स वोट करने गए, ये तो वोट करने गए ही नहीं। अब इनमें से आगे देखें तो एक्स को मिली 56%। अब इनका जो 56% है वो एक्स को मिल गया, और 56 अगर एक्स को मिला है तो इसका 44% वाई को मिला होगा। ठीक है, एक्स एंड वाई आर द कॉन्टेस्टेंट्स। 56% 100 का नहीं, 80 का है ना, 80 का 56% इनको इसको वोट्स पड़ी। ठीक है, अब ये जो एक्स है वो जीता 1440 वोट से, 1440 वोट से, पर परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो ये 12% से जीता, है ना। ये जो बंदा है 56% वोट्स लेके बैठा है, किसका, 80 का, दूसरे को 44% पड़ी है, तो 56 माइनस 44 12%। तो 12% ऑफ 80 अगर मैं करूं, ये निकल के आएगा 9.6। तो ये जो बंदा है मेरी सपोज की हुई वैल्यू के हिसाब से 9.6 वोट से जीत गया। समझ में आ रहा है आपको? 12% कैसे निकाला मैंने, इनको इनका डिफरेंस लेके, और यही 12% वोट्स हैं जिससे वो जीता। 12% किसका, 80 का, ये ध्यान में रखना आप। 80 का जो वोट्स पड़ी हैं उसका 12%। तो 12% ऑफ 80 इज 9.6। मेरी सपोजिशन, जैसे मैंने जब 100 सपोज किया उस हिसाब से 9.6 एक ऐसा नंबर है जितने मार्जिन से वो जीता, और एक्चुअल में कितनी वोट से जीता वो, 1440। तो जो मेरा 9.6 है वो एक्चुअल में कितना है, 1440। यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाएंगे, 1 किसके बराबर होगा, 1440 के डिवाइड बाय 9.6 के, क्योंकि मेरे को वोटर लिस्ट निकालनी है। टोटल टोटल वोटर्स कितने थे उस लिस्ट में, वोटर लिस्ट में वो थे 100, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 9.6 इंटू 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपकी वोटर्स लिस्ट में कितने वोटर थे वो मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से इस डेसिमल को हटा के यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। 12 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120, 12 8, ये 15 पे कट जाएगा। 15 इंटू 1000 इज नथिंग बट 15,000। 15,000 कौन सी ऑप्शन है, 15,000 15,000 है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी सवाल। चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे। When a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? बहुत ही आसान सवाल है। 80% कोई रनर दौड़ गया तो उसको पता चला कि अभी 12 किलोमीटर ही कवर हुए हैं, तो 80% बता रहे हैं किसको, 12 किलोमीटर को। 1% किसको बताएंगे, 12 डिवाइडेड बाई 80 किलोमीटर्स को, मतलब उस रेस का 1% इतने किलोमीटर हो जाएगा। टोटल रेस 100% की होगी, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/80 इंटू 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये 4 3 जा 4 20 20 5 पे कट जाएगा, तो 3 इंटू 5 इज 15, 15 किलोमीटर की रेस, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि अगर B को मैंने A के ऊपर रखा 60% बढ़ गया, अब B को हटा दूंगा तो 60% कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये सोच के देखो, जब मैंने B को A के ऊपर रखा तो कंसिडरेशन में सिर्फ A का वेट था, है ना। पर जब मैंने बी को हटाया तो वो ए और बी दोनों का वेट था कंसिडरेशन में, और उसने साफ साफ बोल भी रखा है टोटल वेट ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। अगर मैं ए के वेट को मान लूं 100 kg, ठीक है, 100 kg, क्योंकि बी के रखने पे 60% वेट बढ़ गया, तो बी का वेट कितना होना चाहिए, 60 किलो, कि नहीं। अब मैंने 100 kg के ऊपर कुछ वेट रखा और वो 60% बढ़ गया, तो 160 किलो ही हो गया होगा ना। 160 किलो मतलब जो मैंने नया वेट रखा वो 60 किलो का है। 60 kg लिख देता हूँ यहाँ पे सीधा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ए और बी एक साथ पड़े हैं, एक साथ पड़े हैं तो 160 किलो पड़े हैं। ठीक है, अब इसमें से मैंने कितना कम कर दिया, मैंने बी हटा दिया तो मतलब 60 कम कर दिया, तो परसेंटेज में 60/116/200। ठीक है, जब मैंने ऐड करा, सोचने वाली बात है, जब मैंने वेट रखा तब कंसिडरेशन में सिर्फ ए था, तभी मैंने क्या किया, 60% ऑफ 100 कैलकुलेट करके बी को सीधा 60 kg बोल दिया। पर जब मैं ए और बी एक साथ पड़े हैं, बी यहाँ पे पड़ा है, ए उसके नीचे पड़ा है, ये 60 है, ये 100 है, अब ये दोनों मिला के 160 kg है। अब इस 160 kg में से मैं क्या हटा रहा हूँ, 60, तो परसेंटेज में कितना हटा रहा हूँ, 60/116/200। सिंपल है, कैलकुलेट करना है। 0 0 कटेगी, ये 25 एंड दिस इज 4। इसको और रिड्यूस कर लेते हैं, दिस इज 3, दिस इज 2, 75 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 37.5%, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे। In a test, a candidate attempted only 8 questions and secured 50% marks in each of the questions. If he obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks. तो 8 क्वेश्चन किसी ने करे, हर क्वेश्चन में उसको 50% मिले। मान लीजिए अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन था तो हर क्वेश्चन में उसको 5 नंबर ही मिले। अब उसको टोटल टेस्ट में 40% ही मिले हैं। तो हमें ये पता करना है कि
नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, जब सब क्वेश्चंस का जो मार्क्स हैं वो इक्वल है। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 10 है, ठीक है। जिस इंसान ने 8 क्वेश्चन करे वो मैक्सिमम मार्क्स कितने स्कोर कर सकता था, 80 मार्क्स। और उसने इतने स्कोर करे नहीं, क्यों? क्योंकि उसने उसको सिर्फ 50% ही मिले। तो उसको मिले कितने, ऑब्टेन्ड कितने? ऑब्टेन्ड है 8 क्वेश्चंस के लिए 40 मार्क्स। फाइन। अब ये 40 मार्क्स हैं, वो कितने परसेंट बन रहे हैं, 40%। तो 40% इज नथिंग बट 40 मार्क्स। तो 1% इतना होगा, 40/40 1 मार्क। अब क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100%। तो दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मार्क्स आ गया। तो पेपर तो जी 100 मार्क्स का है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, तो कितने क्वेश्चन होंगे? द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज नथिंग बट 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 10 क्वेश्चंस। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना, जैसे आपको ये पता चला कि अब जैसे आपने मार्क्स को सपोज किया, आप ये इस नतीजे पे पहुंचे कि 8 क्वेश्चंस में उसने 40 मार्क्स सिक्योर करे, और वो 40 मार्क्स 40% को बता रहे हैं। देन आपने यूनिटरी मेथड से मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस एग्जाम के वो निकाल लिए। उन मैक्सिमम मार्क्स को जब आप डिवाइड कर दोगे एक क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स से, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन नंबर। Anita's mathematics test has 70 problems carrying equal marks, that is 10 arithmetic, 30 algebra, 30 geometry. Although she answered 70% of the arithmetic, 40% of the algebra and 60% of the geometry problems correctly, she did not pass the test because she got less than 60% marks. तो 60% मार्क्स थे पास होने के लिए, तो उससे कम आए उसके कुछ, वो देखेंगे हम कितने कम आए। The number of more questions she would have answered correctly to earn 60% marks. कितने वो क्वेश्चन और सही करती ताकि उसके उसके जो उसका जो पेपर है वो पास हो जाता। अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले तो सपोज करेंगे कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। ये सपोज करने पे हमें 2-3 चीजें तो क्लियर हो जाएंगी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। 70 क्वेश्चन है तो 70 मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स क्या है, 60%। 60% ऑफ 70 इज नथिंग बट 42। अब उसने उसके नंबर आए कितने, उसके नंबर आए कितने वो देख लेते हैं। 70% ऑफ द अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक में से 7, प्लस 40% ऑफ अलजेब्रा, मीन्स अलजेब्रा में 12, 60% ऑफ ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में 18। तो टोटल उसके मार्क्स कितने आए, 18 + 12 30 + 7 37। अब वो फेल कितने मार्क्स से होगी, failed by 42 minus 37, that is 5 marks। 5 मार्क्स से फेल होने का मतलब क्या है कि उसके 5 क्वेश्चंस कम आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो 5 ही क्वेश्चंस उसने अगर और सही कर देती तो 5 मार्क्स उसके आ जाते और वो पास हो जाती। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, दैट इज 5। Simple question number 22 says, as a result of 25% hike in the price of rice per kilogram, a person is able to purchase 6 kilogram less rice for rupees 1200। तो हम 1200 रुपए खर्च कर रहे थे राइस खरीदने पे, क्योंकि अब राइस का प्राइस जो है 25% बढ़ गया, तो उसकी वजह से हमें 6 किलो राइस कम मिल रहा। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। ठीक है जी, इसको करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो एक्सपेंडिचर होता है किसी भी कमोडिटी पे, जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, उसका प्राइस पर किलोग्राम या पर यूनिट इनटू कंजम्पशन, जो हम उसको जितना हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 15 किलो राइस लेके आ रहे हैं, और राइस का प्राइस है लेट्स से 10 रुपए पर किलोग्राम। तो आप राइस लाने में कितना खर्चा कर रहे हो, 10 गुना 15 मतलब 150। दैट इज योर एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्सपेंडिचर फिक्स है जी, 1200 ही है। पहले भी 1200 था, अब भी 1200 है। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाली प्राइस को P1 मान लूं, पहले वाली कंजप्शन को C1 मान लूं, बड़ी हुई प्राइस को P2 मान लूं, और दूसरी कंजप्शन को C2 मान लूं, तो इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज सेम, एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजप्शन। अगर चलो पहली प्राइस को 100 बोल दें, तो कंजप्शन C1 रहेगी। तो प्राइस 25% बढ़ गई, तो 100 से 125, तो C2। ये क्वेश्चन इस तरह से लिख सकते हैं हम, 25 से इसको रिड्यूस कर देंगे 4 और 5, तो C1/C2 यहाँ से आपके पास आएगा 5:4। इसका मतलब क्या है कि पहले वाली कंजम्पशन और अब वाली कंजम्पशन में जो रेशियो है वो 5:4 है। पहले आप 5 यूनिट कंज्यूम करते थे, अब आप 4 यूनिट कंज्यूम करोगे। कितने यूनिट कम हो गए आपके, आपके कम हो गए 1 यूनिट, है ना, 1 यूनिट कम हो गया। पर एक्चुअल में कितना कम हुआ, 6 किलो, है ना। एक्चुअल में तो 6 किलो राइस आप कम लेके आ रहे हो, तो आपका यहाँ पे 1 यूनिट है वो 6 किलो को बता रहा है। तो ये 5 यूनिट है वो 30 किलो को बताएगा। मतलब आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है, 30 किलो।
अब ये 4 यूनिट बताएगा आपका 4 × 6 24 किलो को, मतलब आप पहले 30 किलो कंज्यूम करते थे, अब आप कर रहे हो 24 किलो कंज्यूम। अगर आप 1200 रुपए में 30 किलो चावल लेके आ रहे थे तो प्राइस पर केजी क्या था? 1200/30, मतलब 40 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। पर ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आपने याद रखना है कि फ्रैक्शन से इसको बड़े आसानी से कर सकते हो आप। इस फ्रैक्शन को, इस परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो 25% का क्या मतलब होता है? 25/100, 25/100 क्या होता है? 1/4, मतलब 25% को हम फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। अब कोई चीज 25% चेंज हुई है, मतलब 1/4 का इफेक्ट हुआ है उस पर। इसका मतलब क्या है कि अगर वो एक्चुअल में 4 थी तो वो 1 से चेंज हो गई है, 1 यूनिट चेंज हो गई है। अगर वो 25% बढ़ी है तो 1 यूनिट बढ़ गई है, अगर वो 25% कम हुई है तो वो 1 यूनिट कम हो गई है। जैसे इस केस में 25% प्राइस बढ़ा है, 25% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, मतलब अगर वो 4 थी अब वो 5 हो गई है। प्राइस पहले अगर 4 यूनिट थी अब वो 5 यूनिट हो गई है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जो प्रपोर्शन आपकी प्राइस की है उससे उल्टी, उससे बिल्कुल रिवर्स आपकी कंजम्पशन की होती है। तो आपकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी? 5:4। प्राइस अगर 4:5 की रेशियो में बढ़ा है तो कंजम्पशन 5:4 की रेशियो में बढ़ जाएगी। तो आप सीधा सीधा इस स्टेप पे आ जाएंगे। अब वही चीज चेंज कितनी हुई? 1 यूनिट 6 किलो के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 किलो। और ये कितना हो जाएगा? 24 किलो। ओरिजिनल प्राइस पूछी है तो 1200/24, 1200/30। अगर बढ़ी हुई प्राइस पूछी है तो 1200/24, दैट इज 50। मतलब समझ गए आप कैसे इसको सिंपली आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास, 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 30% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 10% स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल? अब ऐसे क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से करते हैं। तो वेन डायग्राम में हम बनाएंगे सर्कल्स। हर कैटेगरी के लिए एक सर्कल बना देंगे। जैसे यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, वो वाली कैटेगरी जो क्रिकेट खेलती है, वो वाली कैटेगरी जो फुटबॉल खेलती है। लेट्स से ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट खेलने वालों को, और ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल खेलने वालों को। क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं? 60%। और फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं? 30%। अब जब मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ कि 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, इसका मतलब ये नहीं है कि उस 60% में ऐसा कोई भी नहीं है जो फुटबॉल ना खेलता हो, है ना? कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलता हो, ठीक है? तो वो टोटल कितने हैं? वो 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों खेलते हैं, दोनों चीजें खेलते हैं। अब देखिए इस सर्कल और इस सर्कल, दोनों क्रिकेट वाले सर्कल और फुटबॉल वाले सर्कल का कॉमन जो पार्ट है वो इसमें मैं लिख लूंगा 10। क्यों? क्योंकि वो 10 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों में है, क्रिकेट वाले भी है और फुटबॉल वाले भी। अगर 60% टोटल स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं, 10% ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, तो ओनली क्रिकेट वाले कितने होंगे? 60 - 10, दैट इज 50। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले 60 है, उन 60 में से 10 ऐसे हैं जो दोनों गेम में खेल रहे हैं, तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने होंगे? 60 - 10, दैट इज 50। उसी तरह सिर्फ फुटबॉल, ओनली फुटबॉल खेलने वाले कितने होंगे? 20। तो ये हमारे पास सॉर्टेड है। 50 ओनली क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 ओनली फुटबॉल खेल रहे हैं, 10 दोनों खेल रहे हैं, तो 50 + 20 70 + 10 80। 80% तो ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ तो खेल ही रहे हैं, चाहे ओनली क्रिकेट हो, चाहे ओनली फुटबॉल हो, चाहे चाहे दोनों हो। तो इतने कौन से स्टूडेंट होंगे जो कुछ भी नहीं खेल रहे? 100% में से 80% सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 20% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ भी नहीं खेल रहे। या 20 स्टूडेंट्स, इस केस में इन्होंने सीधा सीधा दे रखा कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 100 - 80 20 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी एंड 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। उसी तरह का क्वेश्चन है ये, उसमें इसमें भी वेन डायग्राम बनाएंगे। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश वालों को, ये हिंदी वालों को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए बोथ में फेल्ड है, 15% फेल्ड इन बोथ, पर यहाँ पे पास और पास वाली इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इन्फॉर्मेशन को एक तरह से लिखना। फेल वाली इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो फेल वाली बना लो। जैसे यहाँ पे मान लो अगर मैं 15 लिख देता हूँ, ठीक है, बोथ में, तो ये जो मेरा सर्कल हैं ये फेल वालों को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो बना सकते हैं बड़े आराम से। 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, तो फेल कितने हो जाएंगे? 20%। अगर 80% पास हुए हैं तो 20% ऑब्वियसली फेल हुए हैं। उसी तरह 70% पास हुए हिंदी में, तो 30% फेल हुए होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश 20 एंड हिंदी 30। तो मैंने ये वेन डायग्राम फेल वाले स्टूडेंट्स के अराउंड बना लिया, ठीक है। इंग्लिश में फेल हुए 20%, ठीक है, दोनों में फेल हुए 15%, तो ओनली इंग्लिश में कितने होंगे? 20 - 15 मतलब 5। हिंदी में फेल हुए 30, दोनों में फेल हुए 15, ओनली हिंदी में कितने फेल हुए होंगे? 15। ठीक है, ये हमारा सॉर्टेड है, हमारा वेन डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? ओनली वन सब्जेक्ट, तो ओनली इंग्लिश एंड ओनली हिंदी। ओनली इंग्लिश में 5, ओनली हिंदी में 15, दोनों मिला के बन गए 20। तो 20% मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली वन सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है।
यहाँ तो ओनली इंग्लिश में या ओनली हिंदी में, तो 20%, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a town, 45% population read magazine A, 55% read magazine B, 40% read magazine C. Okay, यहाँ पे percentage missing है, तो as far as I remember, it should be 30%. Yeah, yes, 30% read magazines A and B, 15% read magazine B and C, 25% read magazine A and C. It's not and, it's and C, and 10% it's read. टाइपिंग में काफ़ी सारी मिस्टेक है इस क्वेश्चन की। ऑल द 3 मैगजीन्स परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन्स, व्हाट परसेंट डू नॉट एनी मैगजीन। चलिए इसकी भी वेन डायग्राम बना लेते हैं। इसकी वेन डायग्राम में 3 सर्कल्स दिखेंगे। कौन कौन से? एक मैगजीन ए वाला सर्कल, एक मैगजीन बी वाला, एक मैगजीन सी वाला। ठीक है, अब मैगजीन ए पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 45%, तो 45 लिख लेते हैं। मैगजीन बी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 55%, तो 55 लिख लेते हैं। मैगजीन सी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 40%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 40। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखने से पहले सबसे पहले हम ये लिखते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन डालते हैं, 10% रीड जो तीनों मैगजीन्स करते हैं, तो वो ये वाला होगा, ये वाला एरिया जहाँ पे ए बी और सी तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, चलो अब बाकी इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं। 30% रीड मैगजीन्स ए एंड बी। जब मैंने ये स्टेटमेंट बोली ना कि 30% जो लोग हैं वो ए और बी मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 30% लोग ओनली ए एंड बी पढ़ रहे हैं। उन ए एंड बी पढ़ने वालों में वो कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। जब मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ कि 30% लोग ए और बी मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि उनमें से कोई भी सी नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर मेरे को ये पता करना कि ओनली ए एंड बी, सिर्फ एक्सक्लूसिवली ए और बी दोनों पढ़ने वाले लोग कितने हैं, तो इस 30% में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तीनों मैगजीन पढ़ने वाले लोग। ठीक है, इस 30% में मैं तीनों मैगजीन पढ़ने वाले लोग सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास एक्सक्लूसिवली वो लोग आ जाएंगे जो सिर्फ ए और बी पढ़ रहे हैं। और ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा है? इतना। ठीक है, जिसमें ए और बी है, सी की इंटरफेरेंस कोई नहीं है, तो 30 - 10 इज 20। उसी तरह बी और सी के लिए भी देख लेंगे। बी और सी के लिए देख लेंगे, तो बी और सी कितने कितने लोग पढ़ रहे हैं? 15%। इस 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5। उसी तरह ए और सी 25, 25 - 10 मतलब 15। तो ये आपका बन गया वेन डायग्राम अभी तक यहाँ। अब बचा क्या? अभी हमारे पास बचा ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी पता करना। अब ओनली ए, सिर्फ ए कितने पढ़ रहे हैं? देखो 45% लोग हैं जो ए पढ़ रहे हैं। अब ये वाले ए कहीं भी हो सकते हैं, ए और बी जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी हो सकते हैं, ए बी सी तीनों पढ़ रहे हैं उनके साथ भी हो सकते हैं, ए और सी जो पढ़ रहे हैं उनके साथ भी हो सकते हैं। जब मेरे को ओनली ए पता करना है तो मैं क्या करूंगा? इस 45 में से ये वाला ए का एरिया जो अंदर वाला है, ए के अंदर वाले में जितने भी मेरे को नंबर दिख रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे 20, 10, 30, 45, 45 - 40, 45, 45 - 45 0। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ ए मैगजीन पढ़ रहा है। उसी तरह बी मैगजीन पढ़ रहे बंदे निकालने हैं, तो मेरे को 20 + 10, 30 + 5, 35 - 55 - 35 इज 20। तो ये वाले मेरे पास लोग आ जाएंगे जो ओनली बी पढ़ रहे हैं। ओनली सी पढ़ने पढ़ने वाले लोग निकालने के लिए भी वही करेंगे हम। 40 - 15, 10 एंड 5, दिस इज नथिंग बट 30, 30 - 40, 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये आपका सॉर्टेड है, आपका वेन डायग्राम सॉर्टेड है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन। वो कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर लो, जितने भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन सबको ऐड कर लो, 100% में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास वो आ जाएगा जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं मेरे को वेन डायग्राम के अंदर, वो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, चाहे ओनली ए हो, ओनली बी हो, ओनली सी हो, ए बी हो, ए बी ए सी हो, बी सी, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो वो पढ़ ही रहे हैं। तो ऐड कर लेंगे 20, 20, 40, 60, 70, 80, ये बन गया 80। तो 100 - 80 इज इक्वल्स टू 20। तो 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। Out of a total of 120 musicians in a club, 5% play all the three instruments, guitar, violin, and flute. It so happens that the number of musicians who can play any two and only two of the above instruments is 30. ठीक है, थोड़ा सा इजी करके बताया है इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार अलोन इज 40। ठीक है जी, अब क्या करते हैं? उसी तरह हम वेन डायग्राम बना के शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम में मान लीजिए ये पार्ट है जो गिटार बजा रहा है, ये पार्ट जो वायलिन बजा रहा है, ये पार्ट जो फ्लूट बजा रहा है। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया कि 120 म्यूजिशियंस हैं हमारे पास टोटल, उसमें से 5% ऐसे म्यूजिशियन है जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स बजा देते हैं। तो इसका 5%, 120 का 5% कितना हुआ? 6। तो मतलब 6 म्यूजिशियन यहाँ पे वो हैं जो तीनों में दिखेंगे मुझे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देखिए, इफ सो हैपेंस दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू।
एनी टू एंड ओनली टू, जब भी आपको ये दे दिएगा ना एनी टू एंड ओनली टू, मतलब कि जो जो दो में कॉमन आपको कुछ भी दिख रहा है ना, जो ये दो में कॉमन आपको कुछ भी दिख रहा है, जो ये येलो में है, ठीक है, ये सारे के सारे का नंबर दे दिया इन्होंने, अलग अलग से नहीं, ये सारे के सारे का नंबर दे दिया। मतलब येलो पार्ट कितना इन्होंने दे दिया, इन्होंने दे दिया जो येलो पार्ट है वो है हमारा, या इसको ब्लैक कर देते हैं अच्छे से देखने के लिए, तो जो ब्लैक पार्ट है वो 30 है, ठीक है, इसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। ओनली गिटार अलोन इज 40, तो मतलब ये वाला पार्ट है 40, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी थी उनके हिसाब से हमने अपना वेन डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन, मतलब ये और ये दोनों मिला के कितना होगा। 30% या 30 लोग वो हैं, 30 लोग वो हैं, नॉट 30%, 30 लोग वो हैं जो इस पार्ट में आएंगे, 40 ओनली गिटार वाले हैं, तो कितने हो गए 70, प्लस 6 लोग वो हैं जो तीनों बजा रहे हैं, तो 76 तो टोटल मेरे पास हैं सॉर्टेड, ठीक है। टोटल कितने हैं 120, तो 120 में से अगर मैं 76 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा 44, तो 44 लोग ही वो होंगे जो इन दोनों वेन डायग्राम के पार्ट्स में एडजस्ट होंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। When 70% of a number x is added to another number y, then the sum becomes 65% of the value of y. When 60% of the number x is added to another number z, then the sum becomes 165% of the value of z. Which one of the following is correct? Z is greater than x greater than y, x is greater than y greater than z। तो बेसिकली हमें x, y और z के बीच में रिलेशनशिप पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट बाय एनालाइजिंग द स्टेटमेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो 70% x का जब मैं y में ऐड करता हूं तो वो 165% हो जाता है अपने y का, मतलब कि जो x का 70% है वो y में सिर्फ 65% का ही इंक्रीमेंट कर पा रहा है। जो x का 70% है वो y में सिर्फ 65% का ही इंक्रीमेंट कर पा रहा है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि y इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x। x का 70% y का सिर्फ 65% ही बढ़ा पा रहा है, तो y बड़ा ही होगा ना भाई उससे। उसी तरह जब 60% मैं x का ऐड करता हूं z में, x का जो 60% है वो z का 65% बढ़ा देता है। x का सिर्फ 65, x का सिर्फ 60 है, उधर z का 65 बढ़ गया, तो यहां से मैं ये रिड्यूस कर सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन z। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली x से बड़ा y है, और x z से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z, ये दिखना चाहिए मुझे। और वो कौन सी इक्वेशन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ए में, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर वाई इज ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है। दिस इज द सेम वन एंड ऑल, मतलब इसको उल्टा करके लिख दिया, जेड इज लेस देन एक्स लेस देन वाई, तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 says in a city 12% of households earn less than 30,000 per year, 6% of households earn more than 2 lakh per year, 22% households earn more than 1 lakh per year, and 990 households earn between 30,000 and 1 lakh per year. How many households earn between 1 lakh and 2 lakh per year? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लूंगा। एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, यहाँ पे लिख लिया मैंने 30,000, यहाँ पे लिख लिया मैंने 1 लाख, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 लाख, ठीक है। अब परसेंटेजेस लिखनी शुरू करते हैं कि 30,000 से, जैसे 30,000 से कम अर्न करने वाले कितने हैं 12%, तो मैं इसको इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लूंगा, ठीक है। 30,000 से लेके 1 लाख के बीच बीच में परसेंटेज तो नहीं दे रखी, 990 बोल दिया इन्होंने, हाउस होल्ड नंबर दे दिया, तो यहाँ पे मैं 990 लिख लूंगा। 1 लाख से ज्यादा करने वाले कितने हैं जी, 1 लाख से ज्यादा मतलब थ्रू आउट एंड तक 22% हो गए, तो यहाँ से इस साइड को 12% है, यहाँ से इस साइड को 22% है, तो टोटल कितने हो गए 44%। मतलब कि इस रीजन के इस साइड 22 हैं, इस रीजन के इस साइड 12 हैं, तो इसके बीच में कितने होंगे 100 माइनस 22 प्लस 12, 22 और 12 44, 44 22 और 12 34, सॉरी 34, 34 अगर मेरे 100 में से चले गए तो बचेंगे कितने 66%। तो मतलब ये जो रीजन है ये 66% का है, ठीक है। चलो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है कि यहाँ से ज्यादा, मतलब कि 2 लाख से ज्यादा कमाने वाले इधर से इस साइड वाले हैं 6%, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में 16% होंगे लोग, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा 22% है, 2 लाख से ज्यादा 6% है, तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में 16% हो गए। अब सवाल ये है कि हमें ये पता करना है कि 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में कितने लोग, परसेंटेज में नहीं बताना, परसेंटेज में तो हमें पता चल गया 16%, हमें ये बताना है कितने लोग हैं। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास ये चीज है
कि जो 66% है टोटल पॉपुलेशन का वो 990 है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमें 990 का दे रखा है कि 30,000 से 1 लाख के बीच में 990 लोग हैं, हमने परसेंटेज में निकाला तो 66% निकल के आया। तो 66% यहाँ पे बता रहा है कि इसको 990 को, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 990 डिवाइडेड बाय 66। ठीक है, अब क्योंकि हमें 16% की वैल्यू चाहिए, वही तो है जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कमा रहे हैं, तो 16% कितना होगा आपका 990 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 16। तो 33 पे कट जाएगा 30, सॉरी यहाँ पे 66 है नॉट 660, 2 और ये कट गया 8 पे, तो 8 इंटू 30 इज नथिंग बट 240। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी।